तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्धपिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मोमा स्वामी मुनीश्वरम। हाँ बोल, ठीक है। पंचभाव का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। जी जब भी पाया जाता है, जहाँ भी पाया जाता है, इन पंच भावों में से ही किन्हीं भावों में पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव इन पांच भावों में से किन्हीं भी भावों में नहीं पाया जाता। खोज तलाश तो हमें आत्मा की करनी है, लेकिन जिन भावों के जरिए उनकी तलाश होगी उन भावों का यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। समझ रहे आप लोग? क्वालिटीज फीचर्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तो क्वालिटीज और फीचर्स काय के लिए होते हैं? टू डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इन पांच भावों का ज्ञान कराया जा रहा है। भाव के वैसे कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर भाव का अर्थ द्रव्य, गुण और पर्याय ऐसा लेना है। क्या कहा मैंने? भाव का अर्थ क्या लेंगे? द्रव्य, गुण और पर्याय। जिसमें से पांच भाव इस पाठ में तो दो ही अर्थ लगेंगे, द्रव्य और पर्याय। जब भी बात भाव की आएगी तो समझना चाहिए ये या तो द्रव्य रूप है या तो पर्याय रूप है। गुण रूप तो हो ही सकता है, क्योंकि गुण को ही भाव कहते हैं। अभी तो वही बात चल रही थी, भाव में कौन बड़ा, द्रव्य, गुण और पर्याय में। अभी वही तो प्रश्न पूछ रहा था, जिसमें मैं ये बता रहा था गुण को भाव कहते हैं, द्रव्य को भाववान कहते हैं, लेकिन गुणों का अंतर्भाव द्रव्य में हो जाता है, इसलिए उसका अलग सा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? टू स्टार्ट विथ, मैं पांच भावों को आपको थोड़ा सा बुलवाऊंगा। मैं औपशमिक भाव बोलिए, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। ये पांच भाव बताए गए। ये पांच भाव जीव के स्वतत्व है। क्या कहा? स्वतत्व मतलब जीव के स्वभाव है। जीव के स्वभाव मतलब जीव के असाधारण भाव है ये। अर्थात जीव के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाते। इसलिए ये जीव के असाधारण भाव होने से इनको जीव के स्वतत्व कहा जाता है। मतलब ये पुद्गल आदि के तत्व नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? और खुलेगा, धीरे धीरे खुलता जाएगा। सबसे पहले हम एक सूत्र को पढ़ के हम प्रारंभ करते हैं। सूत्र देखिए आप पेज नंबर देखिए 37, आपके भाग का 37 पेज देखिए। क्या लिखते हैं देखो। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिक उच्च। मिल रहा है? औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिक उच्च। सूत्र है हमारे सामने। पांच सूत्र की बात है। औपशमिक, क्षायिक भाव, मिश्र कहा है, उसका अर्थ क्षायोपशमिक समझना, दोनों शब्दों का मिश्रण है ये। जीवस्य, ये जीव के, स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व है। औदयिक और पारिणामिक भावों की भी चर्चा उन्होंने की, और च कहकर इनके अलावा भी और भाव है, ऐसी बात करनी है इनको। ठीक है? वो कौन से भाव है वो हम देख लेंगे। ठीक है? देखो, मूल बेसिकली हम और एक बात समझते हैं। कर्म की, कर्मों में, 8 कर्मों में
21 पॉसिबिलिटीज होती है, 21 अवस्थाएं, 21 संभावनाएं संभव है। 8 कर्मों में 21 अवस्थाएं हो सकती है, सब ध्यान रखना। तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा। क्या होता है? 8 कर्मों का उदय, 8 बातें तो ये हुई। 8 कर्मों का क्षय, ये 16 बातें हुई। घाती कर्मों का क्षय उपशम, ये 4 बात हुई। और मोहनीय कर्म का उपशम, ये 21वीं बात हुई। इन 21 अवस्थाओं को मैं दूसरी स्टाइल में भी एक बार आपके सामने बात को रखता हूं और क्लियर हो जाएगा। 8 कर्मों का क्षय, 8 कर्मों का उदय, 8 कर्मों का क्षय जैसे सिद्धों को हो ही गया, 8 कर्मों का क्षय हो सकता है। 8 कर्मों का उदय वो भी हो सकता है जैसे हमको हो ही रहा है, गुड। 4 घाती कर्म में क्षयोपशम हो सकता है। अघाती कर्म में कभी भी क्षयोपशम नहीं होता, नहीं हो सकता। और मोहनीय के अलावा 7 कर्मों में उपशम कभी भी नहीं होता है। वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र 4 कर्मों में ना कभी उपशम होता है, ना कभी क्षयोपशम भी होता है। हाँ, लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों में क्षयोपशम तो होता है, उपशम कभी नहीं हो सकता। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? 21 बातें हमने देखी। 21 बातों में कुछ क्षय रूप, कुछ उपशम रूप, कुछ क्षयोपशम रूप। समझ में आ रहा है? अब कर्मों में जो जो हालत होती है उसके निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं वो उस रूप भाव कहे जाते हैं। जैसे कर्म के क्षय के निमित्त से जीव आत्मा में हुए भावों को बोलो क्षयिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से हुए जीव के भाव को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के उपशम के निमित्त से हुए जीव के भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। बोलो। पंडित जी, जैसे मतलब नॉर्मली तो ऐसे बोलते हैं औदयिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक और पारिणामिक, ऐसे बोलते। तो इसमें तो ऑर्डर अलग लिया, पहले औपशमिक लिया, फिर क्षयिक लिया, फिर क्षयोपशमिक, फिर औदयिक और फिर पारिणामिक। 3 बातें तो हमने देख ली। कौन सी? कर्म की ये अवस्था है और उसके निमित्त से जीव की ये अवस्था। अवस्था तो दोनों की है और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। राइट? आगे बढ़ता हूं मैं। अपन समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ लेते हैं। गुड। शायद आप लोग आपने अच्छा पकड़ा है, जहां से भी जिसने भी पहले पढ़ाया होगा। जैसे कि बीकर लिया जाए और बीकर में जो शरद ऋतु का तालाब है, क्या कहा? शरद ऋतु का तालाब। उस तालाब में से एक बीकर भर के पानी लाया, टेबल पर रख दिया एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? शरद ऋतु का तालाब हमने क्यों लिया? क्योंकि शरद ऋतु में पानी बरसता है 10 दिशाओं में से बह बह कर, जब नदियों में आता है तो नदियाँ डिफ्यूज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है वासु? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज प्रॉपरली वो एक कहना चाहिए, अपन जिसको कह ले मैला हो जाता है पानी, हम कहते हैं मैला तो पहले भी था, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स ये गैस में प्रयोग होता है वर्ड, डिफ्यूज ये लिक्विड में यूज होता है वर्ड। कितने जन समझ रहे बात को? मैं सही कह रहा हूं क्या कि नहीं? आप में से कोई श्योर है? एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है, क्या बोला भी, और एक वर्ड डिस्पर्स। कहीं भी कुछ भी किया जा तो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। तो बीकर लाकर रख दिया, जिसको हम मैला पानी कहते हैं, ठीक है कह रहे हैं। अब उस मैले पानी को डिस्टर्ब्ड वाटर, बहुत अच्छे से कहना हो तो, शरद ऋतु के पहले देखा हुआ तालाब ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मिट्टी बाहर से बहकर आई,
मिट्टी तो बाहर से बहकर आई ही है, लेकिन पानी इतना डिस्टर्ब हो गया कि नीचे का सब ऊपर इंप्योरिटी यहाँ वहाँ सब प्रॉपर मिक्सअप हो गई। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझो। बीकर हमने टेस्ट के लिए रखा लेबोरेटरी में। हमने जो पानी दिख रहा है ना, ये पानी, इसको केस 1 कंसिडर करो और उसको लेबल चिपका दो, केस 1। केस 2, कोई आया और उसको प्यास लगी, व्हाट थिंग ही कैन डू इज, यदि वो प्यास बहुत लगी है तो यदि पी जाएगा, मरेगा तो नहीं, मरेगा नहीं, बट कुछ कंटेमिनेशन, कुछ इन्फेक्शन, डिसीज तो हो ही सकता है। नारू आदि, डायरिया आदि बीमारियां तो उसको हो ही सकती है। अभी बीच में आप लोगों को, आपने सुना कि नहीं सुना, कोई एक पर्टिकुलर डिसीज निकली है, शायद स्वाइन फ्लू। तो किसी ने ऐसी टीम को पकड़ा गया, एक गिरोह को पकड़ा गया जो पाकिस्तान से यहाँ आया था। 10-20 जनों की टीम ऐसी पकड़ी गई जिन्होंने डायरेक्ट वाटर टैंक में वो जीवाणु छोड़ने का प्रयास किया। आपने सुना ये बात? नहीं, शायद स्वाइन फ्लू ही की बात होना चाहिए। वे जीवाणु डायरेक्ट, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी से मिलेगा तो इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? कैसे फैलेगा? हाथ मिलाकर बात करने से, गले लगाने से कैसा फैलेगा? कैसे फैलेगा? कैसी रफ्तार से फैलेगा? धीमी रफ्तार से फैलेगा, क्योंकि 1 to 1 कैसे मिल पाएंगे अपन एक एक को? कब कब मिलेंगे एक एक को? और सब आजकल सब मास्क वास्क लगा के आते हैं, तो कैसे क्या उसका मास्क जबरदस्ती से निकल कर उसके पास जाएंगे हम? ऐसे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने सोचा डायरेक्ट पानी में डाल देवे, और पानी का बहाव सप्लाई लाखों जनों को होता है, एक जन एक दिन में लाखों का सफाया कर देंगे। तो टीम पकड़ी गई थी पूरी, अभी कोई कह रहा था, और उनका यह प्लान था, ऐसा उन्होंने कहा था। अगेन कमिंग टू आवर टॉपिक, मुझे क्या कहना है, ऐसा अनछना अनबॉइल्ड पानी पीने से मरेगा तो नहीं कोई, स्वाइन फ्लू की आप बात दूर रखो थोड़ी सी, लेकिन इन्फेक्शन तो हो ही सकता है बराबर। थोड़ा सा मल हो सकता है, मैल हो सकता है, थोड़ी सी कंटेमिनेशन होगी, इम्प्योरिटी होगी, उसको मरेगा तो नहीं। उदाहरण वेरी प्रॉपरली समझना, वर्ड टू वर्ड, जो एक एक वर्ड कह रहा हूं उसका रहस्य है। फिर सज्जन लोग क्या करेंगे? कतक फल लेके आएंगे। क्या कहा मैंने? व्हाट इज कतक फल? अंश, कतक फल देखा है? कतक फल किसने देखा है? घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। कहा से हाथ ऊपर कतक फल का उदाहरण बनारसी दास जी ने दिया 500 वर्ष पहले। मतलब कोई, हम कहते टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ पुराना ज्ञान तो लुप्त होता जा रहा है। पुराने वैद्य होते थे, ऐसा थोड़ी ना ज्ञान है आज किसी को। सैकड़ों डॉक्टर मिलके भी नक्की नहीं कर पाते इस मरीज को क्या हुआ। इतनी मशीनरी, इतनी टेक्नोलॉजी भी तुम्हारी पानी भर रही है। समझ में आ रहा है? और लुकमान का तो ये आता है, कौन? लुकमान का तो ये आता है कि लुकमान के पास एक जना आया 1000 वर्ष पहले। लुकमान के पास एक मरीज लाया गया। मरीज उसके सामने नहीं लाना था, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इस घटना को पूरा। उन्होंने दूसरे कमरे में बांधा। सॉरी, मरीज को उसके सामने आने की आवश्यकता नहीं होती थी। मरीज को 2 कमरे के बाहर मरीज है, ओके? बहुत आवश्यकता पड़ी तो धागा यहां से हम हाथ में लेंगे, तुम धागा वहां बांध लेना उसकी नब्ज को, और हम यहां पर देखकर उसकी दवा बता देंगे।
बराबर। तो उसको लाया किसी ने और उसने दवा बताई, तो दवा पूरी उन्होंने घास फूस की बताई। बाद में पता चला ये जो मरीज है बाहर वो भैंस आई है। इतना ऐसे बुद्धि मानी जाती थी। अब धन्वंतरी और लुकमान दोनों समकालीन माने गए। क्या? दोनों समकालीन माने गए। तो एक बार क्या हुआ, परीक्षा के लिए धन्वंतरी लिखा रहता है। आप जानते हैं आयुर्वेदिक स्टोर पर धन्वंतरी नहीं, धन्वंतरी नाम के एक वैद्य हुए, लुकमान नाम के भी एक वैद्य हुए। तो धन्वंतरी की परीक्षा करने के लिए लुकमान ने क्या किया, एक आदमी को बुलाया और कहा, ही वॉज फिट एंड फाइन वैसे तो, उसको ये कहा तुम एक काम करो, तुम धन्वंतरी के पास जाओ और उसे इलाज तुम पूछो मैं क्या दवा लूं। बोले काय की दवा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ तो। बोले मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ठीक है, जाते जाते एक काम करना, 7-8 दिन लगेंगे तुम्हें जाने। हाँ कह रहे, जाते जाते जब भी विश्राम करेंगे बेर के पेड़ के नीचे विश्राम करना। बेर का पौधा होगा, पेड़ होगा, उसके नीचे ही विश्राम करना तुम। ठीक है बोले, चलेगा। अब जाते जाते 5-7 दिन उसको लग गए पहुंचने में। जाते जाते भयंकर बुखार आ गया उसको, और यहां से बोलने को यही पूछने को कहा था धन्वंतरी ने, तुम उनको पूछना मेरे बुखार की दवा दो। और तब तो उसको बुखार था नहीं, और जाते जाते बुखार पहुंच गया, बुखार आ गया उसको। तो धन्वंतरी को उसने कहा मेरा इलाज करो जल्दी। तो धन्वंतरी ने कहा तो तुम कैसे आए, क्या है, उसको पूछ लिया सब। तो धन्वंतरी ने कहा जाओ तुम एक काम करो, तुम कहाँ से आए हो। तो बोले मैं फला गांव से आया हूँ। उसका अनुमान हो गया ऐसा कुछ होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं, कितना टाइम लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, तुम तो जाओ यहाँ से, तुम जाते जाते ठीक हो जाओगे। फिर ऐसे कैसे ठीक होगा, अरे तुम जाओ तो हम कह रहे तुमको। बस तुम एक काम करना, 5-7 दिन लगेंगे तुम्हें, जाते जाते जितने नीम के पेड़ आएंगे तुम जाते जाते विश्राम वहीं पर कर लेना। तुम इतना बहुत ऐसे विद्वान माने जाते थे। खैर ऐसे कतक फल का मैं ये कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जो अचानक ये बात कह रहा हूँ, जो आज कह रहे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। इतनी सब मशीनरी भी नक्की करके सब हैरानी बनी रहती है। कतक फल का छोड़ो उदाहरण, अपन एलम पर आओ, फिटकरी पर आओ। फिटकरी डाल दी पानी में किसी ने, फॉर व्हाट, टू ड्रिंक वाटर। अभी फिटकरी डाली, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन कहते हैं उसको, है ना। तो सिंक होने लग गए, सिंकिंग कहते हैं। वो जो मड पार्टिकल्स थे वो सिंक होने लग गए, ऊपर प्योर वाटर रहने लग गया। समझ में आ रहा है आप सबको, ये काम हो गया। ऊपर का वाटर एकदम क्लियर वाटर है। नाउ यदि कोई ऊपर का पानी पिए, मरने का तो पहले भी सवाल नहीं था, अभी क्या सवाल होगा। लेकिन अभी बीमारी का भी कोई सवाल नहीं है, कोई मल ही नहीं लगेगा, कोई नो कंटेमिनेशन। कितने जन फॉलो कर रहे बात को, गुड। आप इस तरफ बैठ जाते हो तो तुम्हें चाहिए जैसे नियरेस्ट डिस्टेंस तुम्हें करना होता, तुम या तो यहाँ बैठ जाते तो या तो सामने आ जाते। मैं इतना विकल्प नहीं कर सकता यहाँ दौड़, मैं तो ये तो सामने देखता हूँ मैं, और ख़ास तौर पर फ्रंट वालों को। तो तुम ये कर सकते थे, तुम यहाँ बैठ सकते थे। तो यहाँ एक जगह सामने, वो भी हो सकता था। अब यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, और क्या हो सकता है। एक बात ये हो गई, क्या कहा मैंने, क्लियर वाटर अभी पिए तो ना मरण न कंटेमिनेशन, बट दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। उदाहरण को बहुत अच्छे से समझना, आपको पूरा चैप्टर की मैं एक जिस्ट बना रहा हूँ। द सॉल्यूशन इज वेरी टेम्पररी। व्हाई सो? बिकॉज इफ अ चाइल्ड विल कम प्लेइंग, he will just disturb the beaker and again the water will get diffused, फिर वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, अगेन सस्पेंशन फॉर्म में वो अगेन आ जाएगा। कितने जन समझ रहे हैं? एंड अगेन फिर वो
पिएंगे तो कंटेमिनेशन करेगा फिर वो। तो एलम ने जो काम किया था वो किया कराया काम बिगाड़ देगा वो, और फिर अगेन वेट फॉर सेडिमेंटेशन, फॉर सिंकिंग। समझ में आ रहा है आपको? देन वन थिंग यू कैन डू इज, ये बीकर 2 की बात करी मैंने अभी, एलम डालने वाले। वन थिंग वी कैन डू इज bring a new beaker and pour the upper part of water, ऊपरी पानी उसमें बहुत आराम से डाल, ठीक है? बहुत आराम से, डिस्टर्ब ना होने दो, हिलोरने नहीं चाहिए उसको, एकदम क्लीन वाटर। नाउ एनीवन कैन कम एट एनी टाइम एंड ट्राई टू डिस्टर्ब इट, एंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिस्टर्ब इट नाउ। समझ में आता है? अभी तो मरने का सवाल ही नहीं है, कंटेमिनेशन का भी सवाल नहीं है अभी। सो तो दूसरे में भी नहीं था, लेकिन दूसरे में अब भी नहीं था, तीसरे में तो कभी भी नहीं है। कितने जन समझ रहे बात को? दूसरे और तीसरे में तो ये अंतर है, ये शुद्धता और दूसरे और तीसरे की शुद्धता में डिफरेंस कुछ नहीं है, शुद्धता के टाइम का डिफरेंस है, शुद्धता की इंटेंसिटी का नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? 3 बीकर हमारे पास है, समझ में आ रहा है? नाउ जो हमने तीसरे बीकर में ऊपर का पानी डाला था, राइट, तो नीचे एक पार्ट रह गया दूसरे बीकर में, राइट, सेपरेट करने के बाद। तो जो पार्ट रहेगा, यदि वो कोई सेवन करेगा तो उसका क्या होगा उदित? क्या होगा दर्श? बोलो। नहीं, कंटेमिनेशन तो बीकर 1 से आपने कहा था, ठीक है? कंटेमिनेशन बीकर 1 से कहा था। इससे क्या होगा अब समझ रहे? इससे मरण भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मिट्टी है, टोटली मिट्टी है। ऐसे ही मिट्टी कोई खाने लग जाए, 1 चम्मच 2 चम्मच, क्या हो गया? आज सुबह हम नाश्ता कर लेते, क्या किया हम? कुछ नहीं, 50 ग्राम मिट्टी खा लेते रोज। अच्छा है नाश्ता तुम्हारा। तो 50 और 100 ग्राम ऐसी मिट्टी खाने से तो साधारण कंटेमिनेशन थोड़ी होगा वो। आप समझ रहे मेरी बात को? इट मे बी फेटल, इट इज नॉट दैट, कंटेमिनेशन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये तो कंटेमिनेशन का बाप हो गया। उदित समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसको हम स्लाइड 4 बनाओ, केस 4 का लेबल चिपका दो। कितने जन समझ रहे इस बात को? चारों केसेस समझ रहे सभी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन चारों केसेस में कंटेनर इज कॉमन, कंटेनर इज सेम। विदाउट कंटेनर ये चारों में से कोई भी दशा नहीं हो सकती। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? उदाहरण मात्र था। केस 1 इज क्षौपशमिक भाव। उसको प्यास बुझती तो दिखती है, लेकिन कंटेमिनेशन हो जाता है, उससे मलिनता होती है। क्षोभशम की परिभाषा भी आइए एक बार दोहराई देते हैं अच्छे से, फिर से थोड़ा बेसिक से। क्षोभशम होता है मात्र घाती कर्मों में। क्या कहा? आप जानते हो ऐसे क्यों स्मिथ? तुम जानते हो ऐसे क्यों होता होगा? क्योंकि घाती कर्मों में ही सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक होते हैं। हालांकि घाती सभी घाती कर्मों में नहीं होते दोनों। घाती कर्मों में भी सर्वघाती प्रकृति है और देशघाती प्रकृति है। अपन ने शायद एक आध बार चर्चा की है इस पर, ऐसा लग रहा है। ठीक है। सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति किसका पार्ट है? ये घाती कर्म में
वही अघाती में तो घाती कहाँ से आने का, सर्वघाती और देशघाती घाती में ही तो आएगा। समझ रहे आप लोग? घाती कर्म, लेट घाती कर्म बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति उनको कहते हैं जिसमें सभी स्पर्धक सर्वघाती ही हुआ करते हैं। देशघाती प्रकृति उनको कहते हैं जिनमें कुछ स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, कुछ स्पर्धक देशघाती होते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? सर्वघाती प्रकृति मीन्स दारू, अस्थि, शैल जैसा उनका अनुभाग होता है। क्या कहा? दारू, देवदारू लकड़ी, अस्थि हड्डी, शैल पत्थर, इस इंटेंसिटी का उनका अनुभाग रहता है सर्वघाती प्रकृतियों का। समझ में आ रहा है? सॉरी, सर्वघाती स्पर्धकों का अनुभाग कैसा कहा? सर्वघाती स्पर्धकों का अनुभाग दारू, अस्थि, शैल। इसमें फ्लक्चुएट होता है, वो इस रूप होता है। बट एनीवे, टू ब्रेक, तुम एक झटके में क्या तोड़ सकते हो? पत्थर तोड़ सकते हो, इतना बड़ा शिला, इसको तोड़ दोगे तुम? अभी उदित लगाओ, आज तुम दिखाओ तुम्हारा पौरुष, और तुम वैसे भी पत्थरिया क्यों हो, तो एक धक्का दे देना, तुम उसको कर देना बाय 2, कर दोगे? आज पूरी टीम तुम्हारी तो बहुत अभी आजकल एक्सरसाइज करने लग गई है पहलवान की, तो फिर बनेगा सबसे मिलके? हाँ, नहीं बनेगा। ठीक है, हड्डी है, हड्डी उसको तोड़ सकेंगे आप? हड्डी इज ऑल्सो वेरी कठिन थिंग। हड्डी है, उसको आप झुका सकेंगे आपके ताकत से? कुशल झुका दूंगा? अरे यार पंडित जी आप कह रहे तो मैं इतना तो कर ही लूँ, आप कह रहे तो। एक मिनट। दांत चबा सकते हो तुम? चबा के खा लोगे दांत? दांत क्या है फिर? जैसे दांत है वैसे हड्डी होती है। हड्डी तो और दांत से मजबूत कहना पड़ेगा। सुनो। और दारू लकड़ी है, लकड़ी को भी झुका पाना आपके वैसे बस की बात नहीं है। चलो सुनो, दूसरी तरफ आओ। देशघाती स्पर्धक का अनुभाग लता, दारू, अस्थि, शैल रूप होता है। क्या कहा? शैल रूप होता है। क्या कहा? सॉरी, मैं बार बार कंफ्यूजन कर रहा हूं। देशघाती प्रकृतियों का क्या कहा? सर्वघाती प्रकृति का अनुभाग दारू, अस्थि, शैल, और देशघाती प्रकृतियों का अनुभाग लता, दारू, अस्थि, शैल। लता इज वेल, वेल होती है ना, वेल। वेल को तुम झुका सकोगे? कॉन्फिडेंट? वेल को झुका सकोगे? झुकाइए है, उसमें क्या झुकाना? उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। तो जिसमें वैरायटी ऑफ अनुभाग पाए जाता है, दैट इज देशघाती प्रकृति। कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि देशघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। इसीलिए देशघाती प्रकृतियों में ही क्षयोक्षम हुआ करता है, क्योंकि क्षयोक्षम होने के लिए दोनों क्वालिटीज वाले स्पर्धक होना जरूरी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मस्ती करेगा, मारूंगा पकड़ के तुम्हें। क्या कर रहे हो उसके साथ? वहां मक्खी, चलो सुनो, कहाँ तक आए अपन? कहाँ तक आए? जल्दी। क्षयोपशम की परिभाषा बना लेते हैं हम। क्या? थोड़ा क्षय, थोड़ा उपशम, थोड़ा उदय। क्या कहा? उदय।
सब थोड़ा थोड़ा। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, देशघाती स्पर्धकों का उदय। अगेन 3 पार्ट्स। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का उपशम, उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय। क्या है इसको भी थोड़ा समझते हैं क्षय उपशम को, फिर अपन बीकर में घटित करके दिखाएंगे, फिर रिहाई होगी। मतलब जो सर्वघाती स्पर्धक जब उदय में आते हैं, क्या कहा, तो कुछ भी अपना काम नहीं होता। गेट से निकलना है तो जो स्ट्रॉन्गर यदि हो कोई गेटमैन, तो उसको लांघना मुश्किल होता है। लोग जो घुसने आते हैं वो कमजोरी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और कोई वीक आया सामने, मे बी फिजिकली, मे बी इकोनॉमिकली। कितने जन समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? अर्थ कौन खोलेगा? अर्थ कौन खोलेगा? तुम तो खोली होगे नहीं, हाथ नीचे करो, खोल ही नहीं पाओगे तुम, कोई नहीं खोलेगा। फिजिकली वीक आएगा तो ये चल हटबाजी में, और इकोनॉमिकली वीक भी रहेगा, उसको मैनेज किया जा सकेगा। वीकनेस को देखकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यार ये आदमी खड़ा है, तब तक अपन नहीं निकल सकेंगे यहां पर। समझ में आ रहा है? जब तक सर्वघाती प्रकृतियों का उदय है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, सॉरी, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आता है, जब सर्वघाती प्रकृतियों का उदय आता है, तब भी काम नहीं होता। लेकिन जब सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय आता है, तब भी काम कुछ नहीं होता तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि ठीक 2 बजे, रात के ठीक 2 बजे ये अंदर चला जाता है कमरे में, रेस्ट हाउस में रेस्ट करने के लिए। नहीं, रेस्ट करना सख्ती से उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो निरंतर तैनात रहता है, एक भी आदमी यहाँ से वहाँ न जाए। तो जब वो वहाँ जाता है फेस वॉश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, ठीक 2 बजे वो आता है 2:10 को। यदि तुम चाहो तो 2 और 2:10 के बीच में तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। 2 और 2:10 केवल 10 मिनट्स, हाँ 10 मिनट में। और बाकी के वीक है वे भी तो तैनात होते, लेकिन उनको झांसा दिया जा सकता है, मतलब उनको चकमा दिया जा सकता है संभव, क्योंकि ना अकल भी है उनके पास और ताकत भी नहीं है उनमें। अब समझ रहे हैं? सर्वघाती स्पर्धकों का जब भी उदय होता है, तो फिर वो तो अवदैहिक भाव होता है। वो तो वैसी ही बात है जैसे 4 नंबर बीकर को पीना। 4 नंबर दिया था क्या अपन ने उसको? 4 नंबर बीकर अवदैहिक भाव था, अवदैहिक भाव। उसके उदय में तो पूरी मलिनता ही होती है, लेकिन वो माइटेर अंदर चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसका उदयाभावी क्षय हो जाएगा। क्या कहा? क्षय नहीं, उदय नहीं आना ही क्षय है, तो क्षय नहीं हुआ है, उदयाभावी क्षय। और उसी का सदावस्था उपशम मतलब पड़ा रहेगा कमरे में, सत्ता में तो है, लेकिन अभी उदय में तो देशघाती स्पर्धक ही है। वहां पर काम हो सकेगा, झांसा दे सकेगा नहीं, लेकिन वहां पर भी कठिन तो नहीं, सरल तो नहीं है, सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी तो नहीं है, कठिन तो है। क्योंकि वहां से गुजरने निकलोगे तुम तो एक हद गोली भी चला सकते हैं, अरे उसमें इतने दम का, और चला भी ले तो उनके पास वैसे माइटियर AK-56 वगैरह उनके पास है ही नहीं परमिट उसका, वो तो ठो 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 एक कब तक बजाते बैठेंगे।
और यहाँ वहां से निकल कर चली जाएगी। उनका क्या ऐसा निशाना, तभी तो वो बुद्धू छाप है 20 सालों से उनका प्रमोशन होता ना, नहीं तो वो कहा ऐसा निशाना साध कर कहा मारने को। कितने जन समझ रहे हैं बात को, बात समझ रहे हैं अच्छे से। देशघाती स्पर्धकों का जब उदय आता है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भाविक से उन्हीं का सदावस्त्र उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, तब काम तो होगा। चल मल अगाड़ दोष तो लग सकता है, कुछ दोष कंटेमिनेशन होगा, दैट इज लाइक बीकर। एक एक तुक्के लगाते जाओ। अभी रहा 3 और क्या रहा 1 रहा, 2 तो रहे ही, अभी कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगी तुम्हारी। और अभी क्या रहा कि यही रिपीट किया उसने। चलो चलो खड़े रहो, खड़े रहो। काय से 1 क्या था बीकर? सेडिमेंटेशन वाला था। खड़े रहो। तुम्हें तो यही पता नहीं, तुक्के घुमा रहे जैसे उसमें घुमाते हैं, चक्री घुमाते हैं और दाव लग जाता है तो लग जाता है। चक्री घुमा दी तुमने अपने। उत्तर है बीकर 1। कंटेमिनेशन तो होगा लेकिन काम हो जाएगा तुम्हारा। सर्वघाती स्पर्धक रहते हुए तो फिर वो बीकर 4 औदैहिक भाव होगा। आज ये क्षमिक भाव होगा बीकर 1 का, देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। तो समझ रहे हैं? नहीं तो बेटर टाइम यू कैन डू इज, एक काम करना तुम सीधा। नहीं मैं इतना भी रिस्क नहीं ले सकता। कैसे रिस्क नहीं ले सकता? जितने में 2 से 2:10 के बीच में यदि वो अंदर से बाहर आ जाए तो मेरा खोपड़ा गया। और उसका यदि निशाना सही लग भी जाए, आदमियों को बेवकूफ तो नहीं बिठाया, ना खिलौना भी है उसके हाथ में, कोई लियो कंपनी के प्लास्टिक का टॉय नहीं है वो है तो आखिर बंदूक 56 नहीं होगी तो भी एक भी लगेगी सीधी तो मेरा काम हो सकता है उसमें। मैं ये भी रिस्क नहीं ले सकता। तो अदर थिंग यू कैन डू इज, तुम एक काम करना। फिर क्या कर सकते हैं? 2 से 2:10 के बीच में जब सर्वघाती स्पर्धक अंदर चले जाएंगे, सदावस्त्र रूपोपशम उदय भाविक सदावस्त्र रूपोपशम, तब देशघाती प्रकृतियों स्पर्धकों का जब उदय रहेगा तब बहुत सिंपल थिंग यू कैन डू इज, तुम दूसरी तरफ एक धमाका करके, ईस्ट में तुम थोड़ा धमाका करके सबका माइंड तुम वहां पर अट्रैक्ट कर लेना। वो अंदर है कमरे में, वो तो इस तरफ आएंगे नहीं, जहां धमाका होगा वहीं पर ध्यान सबका केंद्रित होगा। गेट खाली मिलेगा तुमको। ठीक 2:09 पर 8 बजे वहां पर सेटिंग करो धमाके की। ठीक 2:09 पर 8 मिनट पर तुम्हें खाली मिलेगा ट्रैक, तुम बिल्कुल खाली निकल लेना, कुछ खरोच भी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन उतने 5-6 सेकंड में तुम तुम्हारा काम निकाल लेना। यदि इफ यू फेल देन फिर डागा जाएगा तुम्हारे ऊपर। दिस इज लाइक बीकर, दिस इज लाइक बीकर 4 2 राइट। तो क्या मत लगाओ, तो कभी 1 बोलता है, गलती से बोल गया। टू बीकर कौन सा बोला था? औपशमिक भाव दबा है, बट कभी भी आ सकता है। काम तो हो जाएगा विदाउट कंटेमिनेशन ऑल्सो, बट उतनी देर में काम करना। औपशमिक भाव का काल केवल अंतर्मुहूर्त होता है, ज्यादा काल नहीं। और उतने में काम नहीं हुआ, फटाफट उदय में आएगा, डागा जाएगा, फिर जाएगा।
बहुत टेम्परेरी काम है। और कोई उपाय हो सकता है? टेम्परेरी तुम इतना करो, फिर एक काम करो परमानेंट। परमानेंट तो एक काम करो, परमानेंट काम करना है तो एक काम करो तुम, फिर यह हवा धमाका मत करो। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तुम तो सीधा सुरंग का रास्ता बनाओ, अंदर से सुरंग बनाओ और कर दो ब्लास्ट। सब के सब वही धराशायी पड़ जाएंगे। फिर वह स्फोट करके फिर उनका ध्यान आकर्षित करने के बजाय इन्हीं पर डाक दो ना सीधा। तुम इनको भगाने की अपेक्षा इनको खत्म ही कर दो ना। तुम समझ में आ रहा है? खत्म कर दो, साफ कर दो गेम को। वहां के लोग तो यहां नहीं आ सकते। देखने को क्या हो गया, तुम्हारा काम हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। दैट इज बीकर 3, हमेशा के लिए काम खत्म। दैट इज क्षयिक भाव। इन ऑल दिस हालतों में बीकर एग्जिस्ट। इन सभी भावों में पारिणामिक भाव जीव तो रहता ही है, क्योंकि ये सब अवस्थाएं इस जीव की तो है ही। 4 भाव पर्याय रूप है, 1 भाव द्रव्य रूप है। मुझे खेद है, तुम लोग नोट नहीं कर सकते। खड़े में नोट जाता है फिर तुम्हारा। वैसे नोट कहाँ कर रहे तुम, और इतना नोट करते तो कहाँ फिर तुम उत्तर देते ही ना। फिर तो अब एक वो खड़े खड़े नोट बना रहे झुक झुक कर, तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार ये ठीक नहीं है, बैठ जाओ। है क्या है? चलो समझ रहे सभी? हम 5 भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था इस चैप्टर में भाव का अर्थ रेट ऐसा नहीं, आम का भाव क्या क्या भाव में दिया, ऐसा 5 भाव की बात नहीं है। इस चैप्टर में भाव का अर्थ द्रव्य गुण पर है। तीनों को भाव कहते, तीनों को सत्य कहते, तीनों को पदार्थ कहते, तीनों को अर्थ कहते। लेकिन इस चैप्टर में गुणों को भी गौण किया, गुणों को द्रव्य में गर्भित किया। गुणों को कोई कहे पर्याय में गर्भित किया तो कोई वांदा नहीं है। समझ रहे? द्रव्य के 2 ही हिस्से बनेंगे, द्रव्य और पर्याय। समझ में आता है? पारिणामिक भाव है ध्रुव रूप, और बाकी 4 है पर्याय रूप। तो ध्रुव तो हर दम बना रहेगा, और पर्याय के रहित तो द्रव्य होता ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? 5 भावों की थोड़ी सी भूमिका मैंने यहाँ से ली है। अपना कितना 1.25 घंटा तो हुआ ही होगा ना। देखते कल। ओम नमः।